अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी। चैप्टर का नेम है दी साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसमें सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। साइंस की डेफिनेशन क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक वे। साइंस एक सिस्टमैटिक तरीका है, ठीक है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचुरल वर्ल्ड। कुदरती दुनिया मतलब जो हमारे सराउंडिंग है, वर्ल्ड की बात हो रही है, उसको अंडरस्टैंड करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। किस तरह से? थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहदा करना, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट यानी कि तजर्बा करना। हम अपनी जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, डायरेक्ट वो काम नहीं करते। अगर आपने पंखा चलाना सीखा था तो पहली दफा आपने किसी को पंखा चलाते देखा हो, तो आपने देखा कि बटन को नीचे कर रहा है तो पंखा चल रहा है, और बटन को ऊपर कर रहा है तो पंखा क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। तो आपने पहले ऑब्जर्व किया, उसके बाद आपने फिर इसको एक्सपेरिमेंट किया, क्या ऐसे ही होता है? फिर आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो वो ऐसे ही हो रहा था। तो आपके जहन में एक चीज बैठ गई कि अगर मैं बटन को नीचे करूंगा तो पंखा चलेगा, और ऊपर करूंगा तो पंखा क्या होगा? बंद होगा। तो इसी तरह साइंस के अंदर भी, नेचुरल वर्ल्ड में भी जितनी भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, सबसे पहले उनको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशंस की जाती है, फिर हमारे पास जो नॉलेज आता है उस नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? साइंस। कि जैसे हमारे पास नॉलेज आ गया था कि बटन को नीचे करने से पंखा क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। अब इस साइंस की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनमें से एक कैटेगरी जो है ना, दैट इज बायोलॉजी। उन साइंस की कैटेगरीज में से एक जो कैटेगरी है दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी की साइंस। साइंस अभी हमने पढ़ा क्या है? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन करना। यानी अगर हम जिंदगी के प्रोसेसेस पे साइंस को अप्लाई करें, यानी कि हम जिंदगी के प्रोसेसेस पर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन लगाए, दैट विल बी कॉल्ड एज बायोलॉजी। बायोलॉजी ग्रीक वर्ड से निकला, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ, और लोगोस का क्या मतलब होता है? स्टडी, यानी कि लाइफ को स्टडी करना। इसमें जो बाकी एक्सपेक्ट्स हम पढ़ते हैं उनमें स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, सेल्स के, उनके बॉडी फंक्शन, सेल का क्या फंक्शन होता है, टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, और इंटरेक्शन क्या है इन्वायरमेंट में। इंटरेक्शन हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं, ऑक्सीजन के साथ हमारा ये इंटरेक्शन है कि हम ऑक्सीजन को यूज करके सांस लेते हैं। प्लांट्स के साथ हमारा क्या इंटरेक्शन है? ठीक है, प्लांट्स हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, उसको एज अ फूड यूज करते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स के आपस में क्या होते हैं? इंटरेक्शंस होते हैं। तो ये बायोलॉजी के अंदर है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है, ग्रीक वर्ड से निकला, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब क्या है? बायोस का मतलब है जी लाइफ, और लोगोस का मतलब है स्टडी, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, और साथ में हम इसमें पढ़ेंगे इंटरेक्शन। ये इसकी डेफिनेशन। अब बायोलॉजी के आगे आ जाती है मेजर फील्ड्स, ठीक है। ये आपने पिछली 9th क्लास की बुक में डिवीजन्स के नाम से पढ़ा था, यहाँ पर जो है ना मेजर फील्ड्स के नाम से ये है। सबसे पहले जो है दैट इज जोलॉजी। जोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है जी, जू का मतलब होता है एनिमल्स। तो जोलॉजी, लॉजी का क्या मतलब होता है? लोकस, स्टडी, स्टडी ऑफ। जू मीन एनिमल्स, सो स्टडी ऑफ एनिमल्स। जू में एनिमल्स होते हैं तो एनिमल्स की बात होगी यहाँ पे। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज जोलॉजी। और एनिमल्स में हम क्या क्या स्टडी कर लेंगे? उनके स्ट्रक्चर, उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या, उनके सेल स्ट्रक्चर किस तरह से डिफरेंट है एक दूसरे से, और उनके फंक्शंस क्या है, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए। उनका बिहेवियर क्या, हर ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। चिंपैंजी का बिहेवियर डिफरेंट होगा, डियर का बिहेवियर डिफरेंट होगा, ठीक है, लाइन का बिहेवियर डिफरेंट होगा। जैसे लाइन की अगर मैं बात करूं तो लाइन जिस एरिया में रहता है वो एक अपने डंग से, यानी कि फीसिस से, जो वो गोबर करता है उससे एक सर्कल बना लेता है। वो उसकी टेरिटरी है कि इसके अंदर कोई नहीं आ सकता, ठीक है। तो वो किसी को अपनी टेरिटरी में एंटर नहीं होने देता, ये उसका बिहेवियर है। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो बिहेवियर है ना वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं अपनी स्पीशीज के एतबार से। और डाइवर्सिटी, इसमें फिर हम डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो एनिमल्स की क्या वैरायटी है, कितनी तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। एक चीज होती है नंबर के, चिंपैंजी है तो उनकी टोटल तादाद कितनी है, नंबर की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं कि कितनी तरह के जानदार है। इंसान एक तरह का जानदार है, चिंपैंजी दूसरी तरह के हो गए। इस तरह के कितनी तरह के जानदार है, यानी इसको डाइवर्सिटी बोलते हैं, किसकी? एनिमल्स की। तो यहाँ पर हम जोलॉजी में स्टडी करते हैं। सेकंड इज बॉटनी। बॉटनी मींस स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, प्लांट की जो है ना स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रोथ पैटर्न कैसे है, प्लांट की ग्रोथ वेरी करती है फैक्टर्स के लिहाज से, वो किस तरह से ग्रोथ इनहांस हो सकती है, कौन कौन से फैक्टर चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, सीड जर्मिनेशन कब होगी, सीड से प्लांट कब निकलेगा, इसको सीड जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये सारे ग्रोथ के अंदर चीजें आ जाती हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की डिफरेंट है, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स जिनको कहते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स की डिफरेंट है, मॉसेस की डिफरेंट है, ग्रासेस की डिफरेंट है। रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं।
और प्लांट का इंटरेक्शन क्या इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। अब देखिए जी, प्लांट का एक इंटरेक्शन मैं आपको बताऊं, प्लांट का बैक्टीरिया के साथ इंटरेक्शन है। बैक्टीरिया प्लांट की रूट्स में रहते हैं और वो नाइट्रोजन देते हैं फिक्स करके किसको, प्लांट्स को। और प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली N2 की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, हम ऑक्सीजन को O2 की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते। तो बैक्टीरिया N2 को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको प्लांट्स यूज कर सकते हैं, और वो बैक्टीरिया प्लांट के रूट्स में होते हैं और वो प्लांट्स को नाइट्रोजन देते हैं, और इन रिटर्न प्लांट्स फूड जो ग्लूकोज बनाते हैं वो बैक्टीरिया को देते हैं। दैट इज इंटरेक्शन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कार्निवोरस प्लांट है जो कि फ्लाइज वगैरह, मक्खियां वगैरह वो खाते हैं। पिचर प्लांट, इस तरह के प्लांट है वहां पर होते हैं जहां पर नाइट्रोजन का कंटेंट जमीन में क्या होता है जी, कम होता है। तो ये बॉटनी के अंदर चीजें आ जाती है, इनकी डिटेल्स है। बाकी आपने यहाँ से डेफिनेशन ही करनी है एज इट इज। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी का क्या मतलब होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो का क्या मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब क्या होता है स्टडी। इट मींस स्टडी ऑफ माइक्रो लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। इनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इनका स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट होते हैं, हर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। हैबिटेट का क्या होता है, इनका कहाँ पर पाए जाते हैं? कुछ जो है ना वो डिचेस में होते हैं, खाइयों में होते हैं, कुछ गर्म पानी में होते हैं, ठीक है, कुछ सॉइल में होते हैं, कुछ सॉल्टी इन्वायरमेंट में होते हैं, ठीक है। इस लिहाज से इनका हैबिटेट होता है। रिप्रोडक्शन कैसे, सेक्सुअल है तो वो कौन सी टाइप है, एसेक्सुअल है तो वो कौन सी टाइप। सेक्सुअल का मतलब होता है गैमीट्स का मिलना, स्पर्म और एग होते हैं वो मिलते हैं, तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें ये प्रोसेस नहीं होता उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, कहा जाता है कि 90% जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बेनिफिशियल है हमारे लिए, उनमें से 10% जो है ना वो नोटोरियस है। नोटोरियस का मतलब है वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो हमने ये देखना कि उनका हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ताकि इसको जो है ना मैनेज किया जा सके कि जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उनके साथ हम इंटरेक्शन में रह सके, और किस तरह से जो है ना हम अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं या अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो है ना नोटोरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर ना हो, ताकि हमें किसी भी तरह की डिजीज का सामना ना करना पड़ सके। इसमें बैक्टीरिया आ जाता है। बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा, प्रोकैरियोट है। माइक्रोस्कोपिक फंजाई, अब फंजाई की बात करें, फंजाई कुछ मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक क्या होता है? जिसको आप अपनी आंख से देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फंजाई है, मॉरल्स हैं, ट्रफल्स हैं, ये सारे मैक्रोस्कोपिक फंजाई है। और माइक्रोस्कोपिक फंजाई कौन सा है? जो कि यूनिसेलुलर होता है। फॉर एग्जांपल यीस्ट, इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस cerevisiae। ये यीस्ट है, ये माइक्रोस्कोपिक है, इसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते क्योंकि सिंगल सेल है, तो एक सेल हमें नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजी जो है ना, मेजर फील्ड्स के बाद हमारे पास आ जाती है सब फील्ड्स या फिर ब्रांचेस। तो यहाँ पर कुछ ब्रांचेस हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले आ जाती है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? मॉर्फ को अगर मैं उल्टा पढ़ूं तो इट विल बी फॉर्म। तो इसमें हम सेल की फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ आपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की शेप क्या है उसके बारे में पढ़ना है, फॉर्म क्या है। एक ऑर्गेनिज्म है तो उसकी फॉर्म क्या है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी ऑर्गन्स है तो उनकी फॉर्म क्या है, उसकी हड्डियां है तो उसकी फॉर्म क्या है, मसल है तो उसकी फॉर्म शेप क्या है। यानी कि आपने सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ना है, चाहे वो हमारी बॉडी के बाहर हो या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं यानी कि ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने पढ़ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इंटरनल ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर। इंटरनल ऑर्गन्स का अल्ट्रास्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना हमने उनका सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है ना वो यहाँ पर पता करना है, ठीक है। आउटवर्ड अपीयरेंस भी यहाँ पर आ जाती है कि शेप क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। पैरामीशियम की शेप डिफरेंट है, यूग्लिना की डिफरेंट है, अमीबा की डिफरेंट है। कलर पैटर्न क्या, उनकी बॉडी के ऊपर जो कलर्स हैं, डिफरेंट कलर की फर होती है ऑर्गेनिजम्स पे, वो कलर कैसी है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होती है। पैटर्न की बात कर लेते हैं। अब देखिए अगर आप चीता को देखें, उसकी बॉडी के ऊपर एक खास पैटर्न है, ब्लैक कलर की लाइन है। लेपर्ड को देखें, वो पैटर्न डिफरेंट है, ठीक है। लायन की बॉडी पर देखें तो पैटर्न ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ना ये हमें मॉर्फोलॉजी में पढ़ने को मिलती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर क्या होता है जी, इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स को यहाँ पर भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हमने डिटेल्स नहीं पढ़ी कि उन इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर का स्ट्रक्चर नहीं यहाँ पर हमने पढ़ा। यहाँ पर हम उनका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल से,
और यहाँ पर डिजीज डायग्नोसिस में भी मदद मिलेगी। जब आपको एक ऑर्गन के बारे में पता होगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा पार्ट उसका, फिर ऑब्वियसली हम फंक्शन भी आगे फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है, कौन सा पार्ट नॉर्मल है जब हम उसको चेक करेंगे, और कौन सा ऐसा नहीं है मतलब वो अब नॉर्मल है, इसका मतलब इसमें कोई मसला है। इसमें डिजीज डायग्नोसिस, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, ये भी एक पॉइंट है इसमें। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, हम डिवाइसेस यूज करते हैं, ऑपरेट वगैरह होते हैं, उसमें डिफरेंट जो है ना डिवाइसेस को, एंडोस्कोप्स भी होती है वो यूज की जाती। तो अब हमें अगर किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा, फिर हम इस तरह की डिवाइस डेवलप कर सकते हैं जो उसमें जाके अगर इलाज अंदर जाके उसके करना है, यानी कि हमें कैमरा लगाना है या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो हमें बनाना है कि हम बाहर से उसको अंदर इंसर्ट करें और वो जो मसला है उसको ठीक कर सके। तो यहाँ पर अगर हमें इसका स्ट्रक्चर सही तरह से पता होगा तो मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट जो है ना, दैट इज वेरी बेनिफिशियल टू इम्प्रूव लाइफ क्वालिटी। स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, आप देखें ऑर्गन्स की स्टडी होगी, आपको पता चल गया इनके जो है ना स्ट्रक्चर किस तरह के हैं, डिवाइसेस डेवलप होना लग पड़ी, तो लाइफ की क्वालिटी ऑब्वियसली आपकी सही हो जाएगी। कि अगर आपको किसी किस्म की बीमारी है इस तरह की, खुदा ना खास्ता, तो उसमें ये है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी मसला होगा तो हमें पता होगा कि इस ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन सी डिवाइस यूज होगी, तो हम उसका जो है ना इलाज करवा सकते हैं। सो ये नॉटबुक के अंदर चीजें आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स के किस तरह से फंक्शन होते हैं, कि हमारी आंख का क्या काम है, ब्रेन का क्या काम, उनकी आगे डिटेलिंग्स, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन सबका काम डिफरेंट होता है, तो उसको डिटेल में स्टडी किया जाता है फिजियोलॉजी में। जैसा कि एग्जांपल बुक में है, फंक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये डिफरेंट मटेरियल्स को आपकी बॉडी में मूव करवाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाता है। आप दवाई खाते हैं, ठीक है, अब दवाई को तो नहीं पता कि ये पेन, फॉर एग्जांपल वो पेन किलर है तो वो हेडेक की दवाई है। अब पेन किलर को तो नहीं पता कि मैं जो है ना सर में जाऊंगी या मतलब मैंने सर में जाना, उसको तो नहीं पता। तो आप जब मेडिसिन खाते हैं वो आपके ब्लड में जो है ना वो डिजोल्व हो जाती है और वो ब्लड के जरिए जो है ना आपके उस पार्ट तक जाती है जहाँ पर पेन के सेंसर एक्टिवेट होते हैं, उनको पेन के रिसेप्टर्स को नोसिसेप्टर्स बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इट इज स्टडीड इन फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। टिश्यूज क्या होते हैं, बेसिकली स्टडी ऑफ टिश्यूज इसके अंदर होती है। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर फंक्शन जिनका होता है। सिमिलर और सेम में बहुत डिफरेंस होता है, एक चीज होती है आइडेंटिकल, एक होती है सिमिलर। आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, सिमिलर का मतलब होता है मिलता जुलता। तो इसमें जो सेल्स होते हैं ना उनका जो फंक्शन है वो क्या होता है, आपस में मिलता जुलता होता है, ठीक है। समटाइम्स एक ही तरह के सेल्स होते हैं सिंपल टिश्यूज में, और अगर कंपाउंड टिश्यूज होते हैं उनमें एक से ज्यादा भी सेल्स हो सकते हैं। टिश्यू एग्जामिनेशन जो है ना, टिश्यू को एग्जामिन किया जाता है, डिफरेंट डिजीजेस में टिश्यूज को जो है ना चेक किया जाता है कि टिश्यूज के अंदर कोई मसला तो नहीं आ रहा, तो वो नॉर्मल टिश्यू से कंपेयर किया जाता है। टिश्यू एग्जामिनेशन में फिर हमें डिजीज डायग्नोसिस का पता चल जाता है कि कौन सी इसको डिजीज है, टिश्यू की जो है ना डायग्नोसिस से हमें पता चल जाता है कि डिजीज किस तरह से है इसकी बॉडी के अंदर। ड्रग स्टडीज, इसमें जो है ना ड्रग स्टडीज को भी हम पढ़ते हैं। ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन फंक्शन, ऑब्वियसली जब हमें टिश्यू के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा तो फिर जो है ना हम टिश्यू के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पता होगा तो हम ऑर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी देख लेंगे। तो ये बेसिक सी चीजें इसमें। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स, सेल्स की स्टडी और उनके ऑर्गेनेलिस की स्टडी, ऑर्गेनेल्स या फिर ऑर्गेनेलिस उनकी जो है ना उनकी स्टडी और उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, ये दोनों चीजें पढ़ते हैं। ये जो फंक्शन हमने यहाँ पर फिजियोलॉजी में पढ़ा था ना, इट इज ऑल्सो स्टडीड इन साइटोलॉजी, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी। सेल डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। सेल डिवीजन की वैसे तो यहाँ पर दो टाइप्स है, माइटोसिस और मियोसिस, इनको भी हम स्टडी करते हैं कि सेल किस तरह से डिवाइड करता है। ह्यूमन कंटेन ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स, ये बॉक्स में इंफॉर्मेशन थी कि इंसान की बॉडी में तकरीबन 30 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है। कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज वगैरह, प्रोटीन्स का आपको पता होगा अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। लिपिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनते हैं, फैट्स वगैरह। न्यूक्लिक एसिड्स में क्या आ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड में आ जाते हैं डीएनए एंड आरएनए। और ये जो है ना इन चारों की तकरीबन जो है ना यहाँ पर कैटेगरीज पढ़ी जाती हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। लाइफ प्रोसेसेस के बारे में भी स्टडी किया जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है। ड्रग डेवलपमेंट के ड्रग किस तरह से बनाए जाए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, इसको भी स्टडी किया जाता है। एंड लास्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिनका डीएनए चेंज हुआ हो। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है तो हम बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपने डीएनए में से इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है, वो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे जीन्स क्या होते हैं, उसके जीन को इंसर्ट कर देंगे बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, साथ उसमें हमारा डीएनए जो कि इंसुलिन बनाता है, ठीक है।
बैक्टीरिया से हम इंसुलिन हासिल करेंगे। सो बैक्टीरिया इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको जीएमओ बोलते हैं। तो यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।